नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल। जैसा कि आप सबको पता है, हम स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कवर कर रहे हैं। हमारा एक क्वेश्चन सीयूटी पीजी एलएलएम में आया था, जो हिस्टोरिकल स्कूल से क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रिपरेशन की वो फेज कर रहे हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस और आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बच्चे अपने कॉलेज में थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते। थोड़े से बोरिंग सब्जेक्ट भी हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं जिन टॉपिक्स में से, उनको मैं अच्छे से डिटेल स्टडी करवा रहा हूं। तो आपको पता है कि स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आया था, हिस्टोरिकल स्कूल से हमने देखा था क्वेश्चन। उसके रिगार्डिंग फिर हमने सारे स्कूल्स किए, हमने एनालिटिकल स्कूल किया, हमने नेचुरल स्कूल किया, हमने फिलोसफिकल स्कूल किया, और अब हम कर रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल। इसके बाद हमारा लास्ट स्कूल बच जाएगा सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो हमारा जो सीयूटी पीजी एलएलएम 2023 का जो क्वेश्चन आया था, वो आपका हिस्टोरिकल स्कूल से आया था। सेविंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी हम पूरा हिस्टोरिकल स्कूल और अच्छे से कवर करेंगे, ताकि अगर इस बार भी क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल स्कूल से, तो वो हम अच्छे से कवर कर सकें। हिस्टोरिकल स्कूल की बात करें तो इस स्कूल का मोटो है उबी सोसाइटस इबी लेक्स। आपने एक मैक्सिम पढ़ा होगा, उबी जस इबी रीडियम। ये उसी मैक्सिम पे थोड़ा थोड़ा बेस है। देखिए, उबी का मतलब ये है कि वेयर देयर इज ए सोसाइटी देयर इज लॉ। जैसे उबी जस एबी रीडियम का मतलब था वेयर देयर इज ए लॉ देयर इज ए रेमेडी। तो ये वैसा ही मिलता जुलता है कुछ, उबी सोसाइटस इबी लेक्स। वेयर देयर इज ए सोसाइटी देयर इज लॉ। जहाँ पे सोसाइटी है तो वहाँ पे पक्की बात है कानून भी होंगे, क्योंकि कानून के बिना कोई सोसाइटी आप चला नहीं सकते। ये हमने अच्छे से एक बार पॉजिटिव लॉ में भी देखा था, आपने हमने नेचुरल लॉ में भी देखा था। लगभग हर स्कूल की ये फिलोसफी रहती है, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल का मोटो यही है। यानी इन्होंने अपना जो बेस है वो काफी अच्छे से बना के यहाँ पे चले हों। ये स्कूल की बात करें तो ये रोमन लॉ सिस्टम से इंस्पायर है। आपको पता होना चाहिए, जब मैंने आपको नेचुरल लॉ स्कूल कराया था तो वो भी आपका रोमन लीगल सिस्टम से वो था, इंस्पायर था। मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया भी था कि आपको ये चीज़ें कंपैरेटिव स्कूल स्टडी करनी है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आपने नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ लिया, अब आप हिस्टोरिकल पढ़ रहे हो तो नेचुरल का कुछ आपको याद ही नहीं आ रहा। अगर कोई सिमिलरिटी है, कोई कॉमन चीज़ है उनमें, तो कंपेयर स्टडी अगर आप करोगे सभी स्कूल्स की, तो ज़्यादा आपको जो लॉ की समझ है वो ज़्यादा अच्छे से आएगी। और वही आपको इस एग्जाम में जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट में भी जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग अपने आप बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉज। इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल इसका नाम इसीलिए लिखा क्योंकि इनका जो पूरा जो थीम है स्कूल का, वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे इनका ज़्यादा फोकस है। उनका कहना यही है कि अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें, कोई इन ओरिजिन की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, कोई भी अगर लॉ बनता है तो उसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। दे प्रोपाउंडेड दैट लॉ इज फाउंड नॉट टू बी मेड। इनका कहने का मतलब यह है कि लॉ एक पुरानी चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन को वो लॉ मिला, ठीक है। ये लॉ वो नहीं है जो आप कहते हो कि आर्टिफिशियल मैन मेड कंसेप्ट है, कोडिफिकेशन लेजिस्लेशन की जहां पे आप बात करते हो, वहां पे हम मैन मेड की जो लॉ की बात कर रहे हैं। यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, उसको कह रहा है कि लो कोई वो नहीं है कि आप इसको बनाओ। लो ऑलरेडी बना हुआ होता है, ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट है। ये वाला फैक्टर आपने नेचुरल लॉ स्कूल में भी देखा था। उनके अकॉर्डिंग भी जो लॉ है वो आपका एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाली चीज है, ना कि आप इसको बनाओ आर्टिफिशियल। वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल वर्ड को यूज किया था मैन मेड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को थोड़ा सा और रिफाइन करके बताया है। Laws are not of universal application because customs and traditions determine the law। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, यानी नेशनल पूरे कंट्री में जो एक लॉ की बात करते हैं, वो लॉ नहीं है। एक्चुअल में लॉ यही है कि अलग अलग जगह पे, यानी लोकल कस्टम्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेरिटरी का अलग कानून होगा। जैसे इंडिया में हमारे नॉर्थ ईस्ट का अलग कानून कुछ है वहाँ पे, जो आपके हरियाणा दिल्ली में नहीं है। कुछ कानून जो हरियाणा दिल्ली में, वो आपके नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। कुछ कानून जे एंड के में, जैसे 370 से पहले थे, वो इंडिया के किसी भी आपके टेरिटरी में नहीं थे। तो ऐसे अगर लॉ का मतलब यही है कि जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन उसका नहीं होता है, उसका कस्टम्स और ट्रेडिशंस का बहुत बड़ा रोल होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको शेप देने के लिए, लॉ को शेप देने के लिए। ये इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल्स ने बोला। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक जगह के, हर एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनकी सोच के अकॉर्डिंग, उनकी विल के अकॉर्डिंग, उनकी चाह के अकॉर्डिंग
हमें एक लॉ बनाना चाहिए, ना कि आपने एक लॉ बना दिया तो ठीक है भाई पूरी कंट्री पे वही लागू कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल एप्लीकेशन उसकी नहीं होती है। एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास, उसने यूट्यूब के किसी वीडियो पे कमेंट किया था कि सर आपने फिलोसफिकल स्कूल हमें पढ़ाया है, जैसे आप देखोगे ये मैंने फिलोसफिकल स्कूल एथिकल स्कूल आपको पढ़ाया था। वो बच्चे का एक चीज अच्छी करी उसने कि वो सिलेबस देख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी आपको सिलेबस में वर्ड टू वर्ड नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि सिलेबस में सारी चीजें कवर नहीं करी जा सकती, ठीक है। सिलेबस का मतलब यही है, थोड़ा सा आपको ब्लूप्रिंट मिलता है कि भाई इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सीयूटी पीजी एलएलएम 2024 का जो सिलेबस है उसके अंदर लिखा हुआ है कि स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में आपका इंपेरेटिव थ्योरी के रिगार्डिंग यानी पॉजिटिव स्कूल के रिगार्डिंग बात करी है, हिस्टोरिकल स्कूल के रिगार्डिंग बात करी है, ठीक है, आपका नेचुरल थ्योरी के रिगार्डिंग बात करी है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी के रिगार्डिंग बात करी, लेकिन फिलोसफिकल स्कूल के बारे में बात नहीं करी। तो बच्चे ने बोला सर आपने ये पढ़ा दिया, ये एक्स्ट्रा करा दिया शायद आपने। मैंने उसको बोला कि देखो यार ये है ना, आपको लिंक करने में हेल्प मिलेगी, बिना आप लिंक के जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ सकते हो। अब पढ़ाने का तरीका ये भी होता है कि मैं आपको केवल प्रीवियस ईयर करा देता यूजीसी नेट के या फिर सीयूटी पीजी एलएलएम के या फिर जुडिशरी के। आपको आपको मार्केट में बहुत से वो मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक जूरिस्प्रूडेंस के, 500 1000 क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे आपको, वो आप करो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्रैमिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा, और आप कुछ टाइम के बाद उसको भूल भी सकते हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको चीज को याद कर पाओगे। तो जो बेस्ट जो अगर हम स्ट्रेटेजी माने वो यही है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको एक बार डिटेल में बेसिक से पढ़ने ही पड़ेंगे। या तो आप लाइफ के अपने कॉलेज के फेज में पढ़ लो उसको, या फिर कॉलेज के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी एंट्रेंस एग्जाम की, तब पढ़ लो आप उसको, लेकिन भैया आपको पढ़ने तो पड़ेंगे, आप उससे पीछे नहीं भाग सकते। इसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और आपका ये क्रिमिनल वाले सीपीसी वगैरह, ये सारे ऐसी चीजें हैं आपको बेसिक से ही पढ़नी पड़ेंगी। जो छोटे लॉज हैं वो आप भले ही ऑप्शंस के थ्रू, जो भी आपके एमसीक्यू होते हैं उनके थ्रू आप उनको कवर कर सकते हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जो लैंडमार्क सब्जेक्ट होते हैं वो भैया आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये वर्ड आया है, लॉज आर नॉट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये एक प्रकार से आपका जो फिलोसफिकल स्कूल है, हिगल की जो थ्योरी थी, थ्री काइंड्स ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट, तो हिगल ने यूनिवर्सल वर्ड यूज किया था। तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, ये जो स्कूल है ये कुछ नहीं है, बस ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे अगर हिस्टोरिकल स्कूल की बात करें तो ये कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे पॉजिटिव स्कूल का, नेचुरल स्कूल का, और आपका जो फिलोसफिकल स्कूल है उसका, ठीक है। और फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल जब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हमारे अगले एपिसोड में, तो वो आपके हिस्टोरिकल स्कूल का क्रिटिसिज्म करेगा। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ये स्कूल वाले। तो इसीलिए मेरा आपका एथिकल स्कूल पढ़ाने का मतलब यही था, ताकि आप लिंक कर सको। अगर ये मैं एथिकल स्कूल नहीं पढ़ाता तो शायद आप यहाँ पे ये आप यूनिवर्सल वर्ड को क्रैम कर लेते, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते कि भाई ये वर्ड किस लिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। तो ये आपकी एक साइकोलॉजी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जूरिस्प्रूडेंस में बता दूं, बच्चे मास्टर्स भी करते हैं, मास्टर्स ऑफ लॉ भी करते हैं, एलएलएम, क्योंकि ये देखो इंटरेस्टिंग अगर किसी के लिए है तो शायद फिर उसको फिर और किसी सब्जेक्ट में मजा आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत गहराई होती है ना। ये एक प्रकार से अगर आपने फिलोसफी पढ़ा है कभी, अगर किसी बच्चे ने फिलोसफी ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उस बच्चे से आप मिलके देखना और एक नॉर्मल बच्चे से मिलके देखना, उस बच्चे की जो साइकोलॉजी होगी ना, उसका जो देखने का नजरिया होगा किसी भी चीज को, वो एक बहुत डिफरेंट होगा, क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो यही आप जूरिस्प्रूडेंस में कह सकते हो, जूरिस्ट हैं ये सारे, ये जो बात कहते हैं ना उसमें बहुत गहराई होती है। अगर आप उसको समझ लोगे तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप एक लॉ के जो कहते हैं ना बिल्कुल डीप में जाके उस चीज को समझ रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। और यही चीज आपको एक अच्छे लॉयर से और एक एवरेज लॉयर से जो डिफरेंस है वो केवल इसी चीज का होता है कि आपको लॉ की कितनी डीप में नॉलेज है, ठीक है। और कोई कंसेप्ट नहीं है, सभी वही चीजें पढ़ रहे हैं, सेम बुक पढ़ रहे हैं। ये मेरा आपको यहाँ पे बताने का पर्पस था कि खाली सिलेबस पे स्टिक मत रहिए। सिलेबस केवल ब्लूप्रिंट है, आपको एक मेन टॉपिक मिल पता लग जाए कि भाई स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पूरा कवर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप डिट्टो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो पूरा सिलेबस उन्होंने कवर नहीं किया, क्वेश्चन उससे बाहर भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बात करें मोंटेस्क्यू की, तो फर्स्ट जूरिस्ट है हमारे हिस्टोरिकल स्कूल के। उन्होंने बताया इनका जो वर्क था एस्पिरिट डेस लोइस, ठीक है, ये आपको याद करना है। मैं आपको हर एक स्कूल में बताया है कि जिस भी जूरिस्ट का कोई भी वर्क है, नोवेल है, कोई उसने बुक लिखी है, सारे आपको याद करने, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था, स्पिरिट ऑफ लॉज के रिगार्डिंग मोंटेस्क्यू की थ्योरी है, तो ये हमने बात करी। टॉक्स अबाउट दैट ऑल लॉज शुड हैव द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन,
देखिए आप यहाँ पे देखो, मोंटेस्क्यू का भी यही कहना है कि जितने भी लॉज हैं उनकी जो आत्मा है ना, स्पिरिट वर्ड इसने यहाँ क्यों यूज किया है, गहराई देखिए, सुंदरता देखिए। वो हिंदी में कहते हैं ना कि कवि का क्या मतलब, वो ये कहना चाहते हैं कवि की दिल की जो भावना है वो ये है, ठीक है। तो ये कवि, आपके कवि नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जूरिस्ट है, इनकी जो भावना है वो समझिए आप। स्पिरिट ऑफ द लॉज, कितना प्यारा वर्ड यूज किया है कि इन्होंने बोल दिया है, केवल एक लाइन में काम तमाम कर दिया है कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है उसकी हम बात करें तो हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन एक किसी भी लॉ के लिए आत्मा का काम करती है, ठीक है, वो स्पिरिट है उसके लिए। यानी कि इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को इतना ऊपर दिखा दिया कि हम जो भी ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स के रिगार्डिंग, वो भाई बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आपने ये बोल दिया, जैसे कोई भी ये बोलता है, जैसे आपने सुना होगा डायलॉग कि भाई मैं आत्मा से, दिल से, तन मन धन सब तेरा, ठीक है। तो जब आप अपनी आत्मा ही किसी को दे देते हो ना, तो बस उससे बड़ी कोई बात होती नहीं है। तो इन्होंने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया स्पिरिट की, कि भाई जो भी हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, जो आपके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ओरिजिन है, फॉर्मेशन है, वो सारी ही सारी चीजें एक बहुत ही यूजफुल होती हैं किसी लॉ के रिगार्डिंग। He said that laws of a particular nation should be determined by its national characteristics and must be a relation to the climate of each country। देखिए आप कितनी गहराई वाली बात कह दी इसने, वही सेम बात कि लॉज का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि किसी हम पर्टिकुलर नेशन की बात करें, कंट्री की बात करें, तो उसकी जो नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जगह की जो एक थीम है, और जो उसका क्लाइमेट है, क्लाइमेट से यहाँ से वो वेदर वाला क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट से यहाँ से मतलब ये है कि हर एक कंट्री का अलग अलग जैसे ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है। इंडिया की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे फैमिली को एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। यहाँ पे जो भी दादा दादी, नाना नानी, चाचा, बुआ, फूफा, इन सब की रिस्पेक्ट करी जाती है। लोग आपस में मेल जुल के रहते हैं, बहुत ही मेल मिलाप से रहते हैं, ठीक है। फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है हस्बैंड वाइफ का। लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो शायद आपको इतने रिलेशन नहीं मिलेंगे, वहाँ पे शादियाँ भी इतनी लंबी टिकती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कंट्री का जो टेस्ट है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एक डिश तैयार करनी पड़ेगी, और उस डिश का नाम है लो, वही कानून है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आप रोटी खाना पसंद करोगे, चावल भी खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो रोटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम जगह पे रोटियां मिलती हैं, और बहुत महंगी मिलती हैं, मिलती भी हैं। तो फिर आपको वहाँ पे चावल खाना पड़ेगा, इडली सांभर ये खाना पड़ेगा। तो जैसा देश वैसा भेष, यही आपका एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, ठीक है। पुस्ता की बात करें, पुस्ता भी आपके हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम नाइदर द स्टेट नॉर द पीपल अलोन आर ए सोर्स ऑफ लॉ, बट लॉ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल एंड इंडिविजुअल विल। अब मैंने जनरल और इंडिविजुअल विल को हाईलाइट क्यों किया, इसके पीछे रीजन है किस लिए किया। जब मैंने आपको नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ाया था तो उसके अंदर रोशे को पढ़ा था हमने, रोशे जूरिस्ट को पढ़ा था हमने, कैंट जूरिस्ट को पढ़ा था। रोशे की थ्योरी थी जनरल विल के रिगार्डिंग, और कैंट ने रोशे की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, यानी कि उसको एक एडवांस वर्जन दिया था, ठीक है, रोशे की थ्योरी को। तो कहने का मतलब यह है कि पुछता ने नेचुरल लॉ स्कूल के रोशे को, कैंट को, उनका जो जनरल और इंडिविजुअल थ्योरी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट था, उन्होंने उसको और रिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है। तो जो लोग अभी ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, वीडियो को यहीं पॉज करिए, और अगर ये वीडियो देखना ही है तो भैया आप पहले इसके जो 4 एपिसोड पहले के हैं वो देखिए आप, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा। बाकी ये एग्जाम क्लियर करने के लिए तो आप कोई भी बुक पढ़ के रट्टा मार के कर दोगे, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, आपको एक कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतने रिफाइंड स्टडी मैं जूरिस्प्रूडेंस की करा रहा हूँ आपको, शायद ही आपको कहीं अगर यूट्यूब पे मिले तो वो आपको अच्छी बात है। अगर आपको वहाँ से मिल रही तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप अगर ये भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो पुछता ने यही बोला कि भाई कोई भी अगर हम बात करें, नाइदर द स्टेट नॉर द पीपल अलोन आर सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। स्टेट भी यानी सोवरेन स्टेट की बात कर रहे हैं हम, और पीपल भी वहां के सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। लॉ की जो एग्जिस्टेंस है वो कब आती है, वो तभी आती है जब एक सोसाइटी की जो जनरल विल है और एक आम इंसान की जनरल विल है, एक इंडिविजुअल की बात करें, उन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक बोल रहा है कि जी मुझे ये चाहिए, ठीक है, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे वो चाहिए। अब दोनों की अलग अलग इच्छा है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए स्टेट क्या करता है, एक कानून बनाता है, वही एक लॉ है। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सोल्व होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट सोल्व होते हैं अलग अलग जगह के अलग अलग ट्रेडिशंस, कस्टम्स को देख के।
यानी कि इनडायरेक्ट वे में हम बात करें तो इन्होंने फिर से हिस्टोरिकल फैक्टर्स को ऊपर दर्जा दे दिया। पुस्तक की फिर से बात करें, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ कोजा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड कोजा प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक है, कोजा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब अब ये पीपल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कोजा प्रिंसिपल ऑफ लॉ की रिगार्डिंग बात करते हैं तो स्टेट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इन्होंने यही बोला कि जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ के अंदर जो वहाँ के लोग हैं और जो स्टेट है उन दोनों का एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों के रिलेशन से, इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट से ही एक लॉ का जन्म होता है। सेविंगी की बात करें, ये आपका मेन जूरिस्ट आप कह सकते हो हिस्टोरिकल स्कूल के, और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर हिस्टोरिकल स्कूल से क्वेश्चन आते हैं तो सेविंगी के ऊपर और मेन के ऊपर जो आपके हेनरी मेन सर हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। यूजीसी नेट का सेविंगी काफ़ी फेवरेट जूरिस्ट है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है अलग अलग तरीके से, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि लॉ इज नॉट एन आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये पूरी लाइन में जो इनकी थ्योरी आप पढ़ोगे अभी आगे, वो पूरा इस केवल एक लाइन में समझा दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने इस लाइन को पहले ले लिया कि अगर आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया तो आने वाला पूरे जो भी इनके पॉइंट्स हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे। उनका कहने का मतलब है कि लो कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। ठीक है, लो कोई ऐसी चीज नहीं है बेजान चीज। ठीक है, कि भाई जैसे हम मैकेनिकल डिवाइस की बात करें, आर्टिफिशियल चीज की बात करें, बेजान चीज की बात करें, तो लो वो नहीं है। ठीक है, लो खुद अपने आप में उसकी एक जान है, उसका एक जीवन है, उसके अंदर खुद अपने आप में एक आत्मा है उसकी। ठीक है, इतना इसने गहराई वाली बात कही कि किसी भी देश का कानून जब बनता है तो वो ये नहीं कि आपने बना के रख दिया, किताबों में लिख दिया, बस बात खत्म। लॉ में अगर एक एक लाइन लिखी गई है तो उसका एक मतलब है, समाज के कल्याण के लिए कानून बनाया जाता है, ना कि लाइब्रेरी में सजाने के लिए कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कोई आर्टिफिशियल बेजान कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है लॉ। इसके अंदर खुद अपने आप में जान है, ये खुद इतना स्ट्रोंग है कि ये दूसरों को न्याय दिला सकता है। उनके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो उसमें उसको न्याय दिलाने में मदद कर सकता है। इतनी बड़ी बात सेविंग ने बोल दी। ठीक है, तो ये आप समझिए कि ये जूरिस्ट किस तरीके से बात करते हैं, इनकी गहराइयों को समझिए, इनकी गहराइयों में डूब जाइए। मैं तो यही कहूँगा, कवि ये कहना चाहता है, हमारे लिए कवि यही है सेविंगी वगैरह। अगर लॉ स्टूडेंट्स की बात करें तो भैया इनकी अगर आप गहराइयों में डूब जाओगे। देखिए एक चीज थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को आर्गुमेंट्स करते हुए देखोगे ना, तो आप हमेशा एक ही चीज उनमें और डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वकील, उनमें डिफरेंशिएट एक ही चीज कर पाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला वकील क्या करता है, उसका जो कंसेप्ट होता है पूरा, अगर हम वकील वकालत की बात करें तो उसको जो लॉ की जो समझ होती है ना वो कम होती है। वो फैक्ट्स पे ज़्यादा मतलब वो हेरा फेरी करता है, जी इसने उस टाइम ये स्टेटमेंट बोली थी, विटनेस वो अपना रिवोक करवा देते हैं। ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस करवा देते हैं, उनका काम इस तरीके से चलता है। लेकिन जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के वकील होते हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ज्यादा बहस करते हैं, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। क्योंकि आपको पता है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है वहां पे जो बहस होती है वो केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे बहस होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर आपको बहस करनी है, आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे बहस करनी है, तो भैया वहां पे आपको फिर डीप नॉलेज चाहिएगी। एक एक वर्ड से आप अपनी इतनी नॉलेज बनाओ कि आप 3-4 घंटे से लगातार एक पर्टिकुलर वर्ड में जो सेक्शन में दिया हुआ है उस पर आप बहस कर सको, एक अच्छी आर्गुमेंट अपने जज के सामने रख सको। यही आपको डिफरेंशिएट कर पाएगा। और ये आप तब समझोगे जब आप जो ये जूरिस्ट है हमारे सेवेंगी हैं, बड़े बड़े आपके बेंथम है, ओस्टिन है, कैल्सिन है, कैंट है, रोशे हैं, इन सबको पढ़ोगे तभी आपको एक समझ आएगी। इन सब की साइकोलॉजी आप समझोगे, उसके बाद ही एक निचोड़ निकाल पाओगे। एक दिन का खेल नहीं है कि आपने 10-15 वीडियोस किसी के देख लिए, भाई अब आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिया, ठीक है नंबर आ जाएंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चीज समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं उसके लिए आपको थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस को टाइम देना पड़ेगा पेशेंस के साथ। ये वो चीज है कि ये चीज अगर आपके पास नहीं है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे मेरे पास नहीं है, और आपके पास है तब भी आपको पता नहीं चलेगा मेरे पास है। लेकिन इस चीज का असर आपके काम में दिखेगा। अगर जिसको जूरिस्प्रूडेंस की अच्छी नॉलेज है उसके काम में आपको जो क्लैरिटी है ना वो दिखेगी साफ। ये इस टाइप की चीज है। अगर ये आपके पास है तब भी आप खुश हो, नहीं है तब भी आप खुश हो, लेकिन जो काम है ना वो आपसे खुश नहीं हो अगर ये आपके पास नहीं है। तो ये कुछ इस टाइप की चीज है जूरिस्प्रूडेंस। इसीलिए बच्चे इससे डरते हैं, इससे भागते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको
बैठ के सोच के डीप आपको अध्ययन करना पड़ेगा, मेडिटेशन टाइप की चीज है ये, और कुछ नहीं है जूरिस्प्रूडेंस में। जूरिस्प्रूडेंस अब आज पढ़ रहे हो जब भी ऐसा रहेगा, आपके बच्चे अगर लो करेंगे तब भी ऐसा रहेगा, आज से 20 साल बाद कोई भले ही जूरिस्ट ऐड हो जाएगा सिलेबस में, लेकिन वो जूरिस्ट भी वही रहेगा जो आज से 200-300 साल पहले कोई बात कह के गया होगा। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये हमेशा ही सेम रहेंगे, कानून बदल रहे हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ आपके बदल गए, लेकिन ये आपका सेम ही रहेगा हमेशा ही। तो इसीलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एलएलबी में ये पढ़ाया जाता है, ताकि आप जो आने वाले जो एलएलबी के सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ पाओ, डीप स्टडी कर पाओ कि हम जूरिस्प्रूडेंस किस लिए पढ़ा था हमने। क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंस आपका हर एक सब्जेक्ट को हिट करता है, टच करता है, हर एक कंसेप्ट जो इसके अंदर बता रहे हैं जूरिस्ट, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कानून में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सारे कानून इसी के कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हम बात करें सेविंग की, अकॉर्डिंग टू हिम ग्रोथ ऑफ लॉ एज ए कंटिन्यूस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस बाउंड बाय कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस एंड बिलीफ। कितनी बड़ी बात कह दी कि भाई कह रहा है कि किसी भी कानून की हम ग्रोथ की बात करें तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है, कॉन्टिन्यूस चलता है, ये पीरियड चलता है पूरा। आप देखोगे कि बोलते हैं ना कि किसी की किस्मत बनती है एक दिन में नहीं बनती है, मेहनत होती है, उसकी रातों की मेहनत होती है। ठीक है, सब लोग ये देखते हैं हाँ भाई ये सक्सेस हो गया, कोई उसके जो रात रात जग के जो उसने मेहनत करी है वो कोई नहीं देखता है। तो ये वही कहना चाह रहे हैं, जो लोगों की ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनब्रेकेबल प्रोसेस है। यानी परसिवियरेंस बोलते हैं ना कि भाई आप जो भी कोई भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, कोई भी आपका एम है, तो लगातार मेहनत करो, यानी टूट टूट के मेहनत कर रहे हो, बीच में छोड़ दिया फिर पकड़ लिया, ऐसा नहीं। ग्रोथ ऑफ लॉ भी ऐसा ही है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अनब्रेकेबल प्रोसेस है। किसके थ्रू इंस्पायर होके आता है? कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस। कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस किसके? वहां पे रहने वाले लोगों के विश्वास से, उनके कस्टम से, उनकी आस्था से, ठीक है, उनके चाल चलन से, वही एक लॉ बन जाता है फिर। सेविंगी ने ये बोला, सेविंगी का कहने का मतलब केवल यही था। ठीक है, उनका कहने का मतलब यही था कि जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, सारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, बिलीव्स हैं, उस जगह का जो क्लाइमेट है, वही एक लॉ का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही सेविंगी के वर्ड्स थे, यही उनकी भावना थी कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स को इसलिए ज़्यादा दर्जा दिया जाए, जो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो कोडिफिकेशन हो रहा है लेजिस्लेशन के द्वारा, उससे ज़्यादा वो हिस्टोरिकल जो कानून थे, हिस्टोरिकल कंसेप्ट थे, उन पे ज़्यादा फोकस करते थे। इनके वर्क की बात करें, इनका जो फर्स्ट वर्क था हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के टुवार्ड्स, उन्होंने किया था डस रेस्टेज डेस बेसिक्स। आप पढ़ सकते हो, मैक्सिम है, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ पोजेशन। आपको पता होगा कि जूरिस्प्रूडेंस में एक टॉपिक ये भी है आपका, पोजेशन एंड ओनरशिप। दोनों ही कंसेप्ट सुनने में आपको एक लगते हैं, लेकिन बहुत ही इनमें डिफ्रेंशिएट होता है। पोजेशन ओनरशिप से भी आपका सीयूटीपीजी में क्वेश्चन आया। सीयूटीपीजी में क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि ये आपका यूजीसी नेट में आपका पर्टिकुलर टॉपिक उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न वही है, मिलता जुलता। तो पोजेशन और ओनरशिप हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल में इसको और स्टडी करेंगे। फिलहाल आपका काम यही है कि 10 रेचेस टेस्ट बेसिक्स का मीनिंग यही होता है, लो ऑफ पोजेशन। ये आपके सेविंगी ने अपना एक वर्क दिया था हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग हम बात करें तो उनका जो सबसे पहला काम था वो यही था, 10 रेचेस टेस्ट बेसिक्स, जो भी आप उसको बोलना चाहो बोल सकते हो, मैक्सिम है ये। He viewed that law is closely connected with the people and it closely contained the germs of future sociological theory। क्या बात कह दी मतलब। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर, इसी वाले पॉइंट के ऊपर, फोर्थ पॉइंट के ऊपर आपका सीयूटी पीजी एलएलएम में क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन ये था कि भाई कौन से जूरिस्ट को डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा जाता है? तो ऑप्शन में सारे जूरिस्ट के नाम थे, बेंथम था, ऑस्टिन था, कैल्सन था, फोर्थ ऑप्शन था सेविंगनी। तो आपको मैंने बताया था कि या तो आप ऐसे पढ़ लो कि भाई सेविंगी ऑप्शन मार्क किया, रट लिया कि डार्विन बिफोर डार्विन आएगा तो सेविंगी, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो रट लो, फिर आगे बढ़ो। तो वो आप ऐसे तरीके से कर सकते थे, या फिर आप अभी जैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे कर सकते हो। तो वो डार्विन बिफोर डार्विन आपको सेविंगी को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों कहते हैं वो हम फोर्थ पॉइंट में देख रहे हैं। ही व्यूड दैट लॉ इज क्लोजली कनेक्टेड विद द पीपल। लॉ कोई एक हवा नहीं है, कोई भूत नहीं है, लॉ वही है जो आम आम चाल देश, जो भी आम चाल की लोगों की जो भाषा है, जो लोग वहां पे एक डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वही एक लॉ है यार, और क्या है। एंड इज क्लोजली कंटेंट द जम्स ऑफ फ्यूचर सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इन्होंने जो फ्यूचर में जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी आने वाली है, यानी कि हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ने वाले हैं, वही उसका बोला इन्होंने कि
जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अभी जो फिलहाल में उनका जो है वहाँ पे सभ्यता उनकी है, उसके अकॉर्डिंग तो वो एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनकी, कस्टम्स और ट्रेडिशन चल रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में भी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि चेंज हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी वो फिलहाल के टाइम में कुछ चीज़ें करते हैं, वही वो आपका एक लॉ है। कहा ना कि ये एंड इट क्लोजली कंटेन दी जम्स ऑफ फ्यूचर सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इसीलिए इसीलिए सेवेंगी को बोला जाता है डार्विन इन बिफोर डार्विन। डार्विन आपके जूरिस्ट का नाम है, ये आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी डार्विन इन थ्योरी। और आपका इसीलिए इनको कहा जाता है डार्विन इन बिफोर डार्विन एंड ए सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट। यानी कि हम सोशियोलॉजिकल स्कूल से पहले हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट जो है जिन्हें सोशियोलॉजिस्ट बोला जाता है, उनको पढ़ने से पहले हम सेवेंगी को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट, डार्विन इन बिफोर डार्विन। तो ये कारण है कि हम सेवेंगी को ये लाइन बोलते हैं। यही आपसे सीयूटी पीजीएलएलए में पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, यही कंसेप्ट था उसका। इन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था ऑन द वोकेशन वोम बेरफ, ये उनका ऐसे का नाम था। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, आप इसको याद कर भी सकते हो, अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेवेंगी की थीसिस के रिगार्डिंग इन्होंने ये ऐसे लिखा था, he propounded that law has its source in the, देखिए सोर्स की बात कर रहे हैं आप ये, ठीक है। जो सोर्स है लॉ का वो क्या है, जनरल, या तो जनरल या कॉमन या पॉपुलर, ये तीनों सिनोनियम है, जनरल कॉमन पॉपुलर कॉन्साइसनेस वोल्केजिस्ट, ठीक है, ऑफ द पीपल। ये जो वर्ड है ना, जनरल कॉमन पॉपुलर कॉन्साइसिस वोल्केजिस्ट, ये वर्ड ना जाने कितने ही एग्जाम में केवल ये लाइन देके कि भाई कॉमन कंसिनेस वोल्केजिस थ्योरी किसकी है, जनरल कंसिनेस थ्योरी किसकी है, वोल्केजिस थ्योरी किसकी है, ये सारे सेवेंगी के कंसेप्ट हैं, सेवेंगी के सोर्सेज ऑफ लॉ के रिगार्डिंग बात करते हैं। उनका कहने का मतलब क्या था इस चीज से, मीनिंग देयर बाय दैट लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल स्पिरिट, ठीक है, पीपल स्पिरिट, इन्होंने भी स्पिरिट वर्ड यूज किया और आपके मोंटेस्क्यू ने भी स्पिरिट वर्ड यूज किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना, जो मैंने आपको हर एक स्कूल में मैंने आपको बताया कि जो नया जूरिस्ट आएगा वो पुराने वाले जूरिस्ट के वर्क को स्टडी करता है, और उसके बाद अगर उसे लगता है कि पुराने वाले जूरिस्ट के वर्क में कोई थोड़ी सी चीजें ऐड करनी चाहिए, रिफाइनमेंट लेके आना चाहिए, वो अपने वर्क में उसके कीवर्ड्स जोड़ के रिफाइनमेंट लेके आता है। तो इन्होंने स्प्लिट वर्ड भले यूज किया, लेकिन स्प्लिट वर्ड के साथ इन्होंने जनरल कॉमन पॉपुलर कॉन्साइसनेस वोल्केजिस्ट वर्ड को यूज किया। उसके बाद इन्होंने पीपल स्पिरिट वर्ड यूज किया। इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय ट्रेसिंग देयर हिस्ट्री। इन्होंने साफ बोल दिया यार कि भाई आपको अगर लॉ का सोर्स पता लगाना है तो वहां के जो लोग हैं, जो उनकी जो एक कॉमन विल है, उनका जो पीपल स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है, भाई वो क्या चाहती है, वो आप तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आप वहाँ की हिस्ट्री को स्टडी कर पाओगे, वहाँ के आप हिस्ट्री को अंडरस्टूड कर पाओगे, समझ पाओगे। वही एक लॉ का सोर्स है और कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हो ना, जो इन्होंने पहली लाइन जो यहाँ बोली थी, लॉ इज नॉट एन आर्टिफिशियल लाइवलेस मैकेनिकल डिवाइस, वो एक हर एक चीज वो अपने पॉइंट में समझा रहे हैं कि यार लॉ कोई कोई बेजान, कोई मुर्दा, कोई मैकेनिकल चीज नहीं है। लॉ में अपने आप में एक जान है, वो लोगों के लिए कल्याण के लिए बनाया जा रहा है। वो आप ऐसे कैसे बना सकते हो, केवल किताबों पे लिख दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, केवल यूनिवर्सल एप्लीकेशन कर दी। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं लॉज आर नॉट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो एक जगह का ट्रेडिशन है, कस्टम है, आप उस बिलीफ को जब तक नहीं स्टडी करोगे, हिस्ट्री को नहीं स्टडी करोगे, तो आप कैसे उस जगह पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन लगा दोगे लॉ की। तो वही सेवेंगी ने उसको और अच्छे से प्यारे ढंग से बताने की कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू हिम लो ग्रोज विद द ग्रोथ, ठीक है, कितनी प्यारी बात कही, देखो बहुत समझो, कितनी प्यारी बात कही। लो ग्रोज विद द ग्रोथ, ठीक है, लो कभी ऐसा नहीं है, लो हमेशा स्टेटिक रहता है। जैसे जैसे समाज का कल्याण होता है उतने ही ज्यादा, मतलब आप देखोगे अपराध होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, तो लो को भी उतना ज्यादा उसका दायरा बढ़ाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपका जो साइबर लॉ है इंडिया में, ये कब आया है, 2000 में आया है, ठीक है। आपका 1996 के आसपास यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग्स हुई थी इसके रिगार्डिंग कि भाई अब जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो क्राइम्स है, साइबर लॉ के रिगार्डिंग जो क्राइम है, इंटरनेट वर्ल्ड पे रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हर एक देश को कानून बनाना चाहिए। तो यानी कि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है तो लॉ भी ग्रो करता है, यानी कि सोसाइटी भी पैरेलली ग्रो करती है और लॉ भी पैरेलली ग्रो करता है। एंड स्ट्रेंथन्स विद द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल,
साथ ही साथ लॉ भी उतना ही स्ट्रांग होता जाता है कि जितने ज्यादा लोग स्ट्रांग हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि पहले लोग अपराध करते थे, एक दूसरे को चाकू मार दिया, ठीक है, उससे मर्डर करते थे, फिर एक दूसरे को गोली मार दी, उससे मर्डर करते थे। अब आजकल एक नया कंसेप्ट आ रहा है, बायोलॉजिकल, हम बोलते हैं वेपन जिसको, उससे लोगों का मर्डर किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की शक्तियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे लोगों का दिमाग बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ऐसे ऐसे ही हमारा लॉ भी उसके अकॉर्डिंग नए नए बनाए जा रहे हैं, कानून उसके। एंड फाइनली डाइज अवे एज द नेशन लूजेस इट्स नेशनलिटी। और वो उस दिन मर जाता है, उस दिन मर जाता है। यानी कहने का मतलब यही है, जो इनकी पहली लाइन थी कि लो इज नॉट एन आर्टिफिशियल लाइफलेस, भाई वो बेजान नहीं है, उसमें भी जान है। वो उस दिन मरेगा जिस दिन नेशन लूज इट्स नेशनलिटी, जिस दिन एक देश अपनी नेशनलिटी जो उसको त्याग देगा, यानी लूज कर देगा। देश मतलब नक्शे से खत्म हो गया। तो ये इनका कहने का मतलब था। ये इन्होंने सेविंगी को, मैं बता दूं, सेविंगी ने जितना लो को फील किया ना, मैं पर्सनली बता देता हूं आपको, उस उतना फील शायद मेरे अकॉर्डिंग किसी जूरिस्ट ने नहीं किया है। और सेविंगी ने वास्तव में काम अच्छे किए, लेकिन थोड़ा सा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल रिगार्डिंग अगर हम बात करें, उसको थोड़ा सा ये अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा भूल गए, या इन्होंने नहीं बताया, वो मैं नहीं समझ सकता। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न वर्ल्ड के रिगार्डिंग कोई अपनी थ्योरी में नहीं दिया उस एप्लीकेशन। लेकिन उन्होंने जो भी बोला कि भाई एक हिस्टोरिकल फैक्टर्स का कितना बड़ा रोल होता है लॉ के अंदर, वो भाई एक एक बात इनकी है ना, बड़ी काम की बात है। और इसी के साथ ही हम सेविंगी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ही सेड द लॉ लाइक लैंग्वेज ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, द लॉ कैन ओनली बी इवोल्यूशनरी एंड नॉट रेवोल्यूशनरी। कितनी प्यारी बात कह दी यार। देखो, इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का विकास करना, ठीक है, विकास करना यानी मॉडर्नाइज करना, उसको एडवांस वर्जन देना, रिफाइनमेंट देना। और रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी ढंग से लूटपाट मचाना या फिर अपने हक के लिए लड़ना। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो, एक नेगेटिव एक्सपेक्ट से या तो नेगेटिव चीज क्लेम करना, या एक नेगेटिव एक्सपेक्ट से पॉजिटिव चीज क्लेम करना, वो रिवोल्यूशनरी होता है। लेकिन एवोल्यूशनरी हमेशा पॉजिटिव कंसेप्ट से पॉजिटिव चीज को एम करना होता है, ना कि नेगेटिव कंसेप्ट से पॉजिटिव चीज को एम करना होता है। तो लो वही है, लो इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट नहीं है। लो बदलेगा, लेकिन समय के साथ बदलेगा, समय के साथ साथ बदलेगा। लो की अगर शक्तियां बढ़ेंगी तो उसके साथ साथ बदलेगा। यानी ये बात इन्होंने फिर से दोहराई। Law grows with the growth and strengthens with the strength of the people and finally dies away as the nation loses nationality. यही बात इन्होंने थोड़ा सा और यहाँ पे समझा दिया। The law like language grows with the growth of social consciousness and organization. The law can only be evolutionary and not revolutionary, meaning thereby law not made suddenly and deliberately, it need organic growth to grow. यही इन्होंने यहाँ पे बोला कि लो बढ़ेगा, समय के साथ साथ बढ़ेगा। लोगों की जब लोगों की शक्तियां बढ़ेंगी उसके साथ साथ उसकी ग्रो होगी, और एक टाइम पे आने के बाद उसकी जब मृत्यु हो जाएगी तब वो नेशनल जो नेशन है जो अपनी नेशनलिटी लूज कर देगा। यानी ये एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक जनरेशन है, टाइम टू टाइम प्रोसेस चलता है, समय के साथ साथ चलता है, कोई एक दिन की बात नहीं है। वही यहाँ पे ये बताने की बात प्रयास यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट का पूरा जो मेन थीम वो यही है कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये आपका टाइम लेके चलता है। जो आपके सेवेंगी ने यहाँ पे फिर से बोला था, ग्रोथ ऑफ लॉ एज द कॉन्टिन्यूस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस बाउंड बाय कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस एंड बिलीफ। कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस एंड बिलीफ अगर बोलूं, एक क्लब वर्ड करूं, तो इसका मतलब यही होता है कॉमन या पॉपुलर या जनरल कॉन्साइसनेस वोल्केजिस्ट ऑफ द पीपल। अगर इसको टेक्निकल टर्म में बोले तो ये बात वो कहना चाह रहे थे कि भाई लो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अनब्रेकेबल प्रोसेस है। अगर मान लो किसी सोसाइटी में एक टाइम के बाद कोई प्रैक्टिस को छोड़ दिया गया है और कुछ बहुत टाइम बाद 100-150 साल बाद फिर से उस प्रैक्टिस को अपनाया जा रहा है, तो शायद वो फिर एक लो नहीं रह जाएगा। अनब्रेकेबल प्रोसेस है ये, अनब्रेकेबल है। अगर कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गया तो चलो मानते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर ऐसा ब्रेकेज दिख रहा है तो फिर वो सोर्स ऑफ लो नहीं रहेगा। His view was that legislation should conform to existing traditional law, otherwise it is doomed. कितना प्यारा वर्ड यूज किया कि भाई जो लेजिस्लेशन भले ही आप बनाना चाह रहे हो, यानी कि हम अपने पार्लियामेंट की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें, आप कोई भी ऐसा लॉ बना रहे हो, तो भाई जो उसकी कॉन्फॉर्मिटी है, यानी कि उसका जो आप बना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेडिशनल लॉ है उसको आपको सुपरसीड नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा। आपको उसको ही देख के, उसके ही रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वो लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा, वो कोड बनाना पड़ेगा, कोडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप
उसको अगर सुपरसीड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेडिशन है उसको आप वॉयलेट कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं एक गलत है, वो एक लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कहने का मतलब क्या है कि लॉ यार अपने आप में उसकी जान है। लॉ इज नॉट एन आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस। लॉ कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप केवल कागज पे चंद लाइनें लिख के उसको आप लाइब्रेरी में या अपने देश के पार्लियामेंट में रख दोगे। लॉ में खुद एक जान है। लॉ का बनाने का पर्पज ही यही है कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो सबकी एक कॉमन विल है, पॉपुलर कंसाइसनेस है लोगों का, वही एक लॉ है। तो यानी कि वो यही कह रहे हैं कि आपको ट्रेडिशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही नए लॉज बनाने चाहिए। अगर आप बना भी रहे हो तो, बना रहे हो तो, अगर नहीं बना रहे हो तो वेल एंड गुड, इनका ये मतलब था। इसीलिए इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये कोडिफिकेशन और लेजिस्लेशन के खिलाफ थे, फेवर में नहीं थे। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप वैसे तो बनाओ ही मत, लेजिस्लेशन कोडिफिकेशन करो ही मत, लेकिन अगर आप करते भी हो तो भैया आपको ट्रेडिशनल लॉ को देख के ही उसको कोडिफिकेशन लेजिस्लेशन करना चाहिए। His theory was criticized by many jurists that Sovengi totally relying on traditions and discouraging the creative and legal reforms according to the new world। वही मैंने आपको समझाया था कि इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करने का एक यही कारण था, क्योंकि इन्होंने आने वाले टाइम में जो नए बदलाव कानून में होने वाले, जैसे जैसे लोगों की शक्तियां बढ़ने वाली, जैसे जैसे लोग ग्रो करेंगे, कानून भी ग्रो करेगा, उसका इन्होंने अपनी थ्योरी में कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया। उन्होंने केवल हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे पूरा फोकस किया, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। और इस बात से मैं भी सहमत हूं। इनको थोड़ा सा जनरल व्यू देना था आने वाले टाइम के लिए। हेनरी मैन की बात करें, हेनरी मैन भी आपके काफी फेमस जूरिस्ट हैं। हिस्टोरिकल स्कूल की बात करें, इनका देखिए, इन हेनरी मैन और आपका सेवेंगी में एक ही डिफरेंस था, जो आप देखोगे मोटा मोटा, ये आपके सेवेंगी आपके कोडिफिकेशन और लेजिस्लेशन को फेवर नहीं करते थे, बल्कि हेनरी मैन करते थे। ही फेवर्ड कोडिफिकेशन एंड लेजिस्लेशन। यानी आप अगर आप लिंक करो अब इस चीज को, तो हेनरी मैन ने समझा कि सेवेंगी की थ्योरी में क्या ड्रॉबैक्स थे। यही ड्रॉबैक थे कि उन्होंने आने वाले टाइम, न्यू वर्ल्ड के टाइम, जो लीगल रिफॉर्म्स, जो क्रिएटिव रिफॉर्म्स होने वाले हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं किया। यानी कि हम कोडिफिकेशन और लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि जो आप ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं आपके आने वाले टाइम में भी वैसी ही आपके लॉ चलेंगे। क्या पता समय के साथ साथ क्राइम बदल जाए, ऑफेंस बदल जाए, तो उसके रिगार्डिंग आपको नए कोडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो वो हेनरी मेन ने बोला। ही कॉल्ड एज सोशल डार्विनिस्ट, उनको सोशल डार्विनिस्ट कहा जाता था। ही रोट एंशियंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज एंड हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये उन्होंने कुछ चीजें लिखी थी अपनी, उनके कुछ वर्क थे। आप इनको याद करना चाहो तो कर सकते हो, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जामिनर होता है वो कई बार कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के बच्चों को तंग करने के लिए देता है कि अगली साल वो बच्चे केवल उसी क्वेश्चंस को पकड़ें और उसी की मेहनत करें। एक दो क्वेश्चंस के लिए आप अपने जो सब्जेक्ट की थीम है उसको नहीं बोल सकते कि भाई अब मैं केवल बुक ही रटता रहूंगा सारे दिन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाले भी होते हैं। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होता है तो इस चीज पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। हेनरी मेन ने बोला कि किसी भी, अगर हम लॉ की डेवलपमेंट की बात करें, उसके विकास की बात करें, इवोल्यूशनरी कंसेप्ट की बात करें, यानी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात करें, जो इवोल्यूशनरी वर्ड आपका सेविंगी ने यूज किया था, तो उसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस अगर हैं तो हम कह सकते हैं कि उस लॉ में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। लॉ मेड बाय द कमांड्स ऑफ द रूलर। कमांड से यहाँ पे हमारा मतलब है कि जो रूलर है, यानी कि स्टेट है, सोवरेन है, उसकी परमिशन से ही कानून बनना चाहिए। सबसे पहली स्टेज तो यही है। ये नहीं कि हर एक आदमी अपने अपनी इच्छा से कानून बना रहा है, ऐसा नहीं। एक रूलर की परमिशन की कमांड के बाद ही एक लॉ बनना चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कमांड्स इनटू कस्टमरी लॉ। क्रिस्टलाइजेशन से मतलब है, ये आपका एक साइंटिफिक टर्म है, केमिस्ट्री में काफी यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है क्रिस्टल डेवलप करने के लिए, एक डेफिनेट और क्लियर शेप लेने के लिए, एक डेफिनेट और क्लियर आपको चीज लेने के लिए। तो बात करें तो वो आपका वो होना चाहिए जो आपका कस्टमरी लॉ को कंफर्म करे, यानी कस्टमरी लॉ के रिगार्डिंग पैरेलली चलता रहे। यानी कि इन्होंने जो आपके सेविंगी की ये वाली बात थी, हिज व्यू वाज दैट लेजिस्लेशन शुड कंफर्म टू द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल लॉ। तो इन्होंने शुरू के 2 पॉइंट की हम बात करें, सेविंगी के साथ ही सहमत थे। थर्ड पॉइंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स बाय पेरिस। उन्होंने बोला कि ये भी एक प्रकार का एक डेवलपमेंट ऑफ लॉ है, स्टेज है, कि कुछ चीजें ऐसी हैं समय के साथ साथ जो वहाँ के कस्टम्स हैं धीरे धीरे प्रिस्ट के द्वारा, जैसे मान लीजिए, तो वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी आपको सोर्सेज ऑफ लॉ में इंक्लूड करना चाहिए।
एंड फाइनल स्टेज उन्होंने बोला कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, जो कि आपके सेवेंगी उस चीज में फेवर नहीं करते थे। तो लास्ट स्टेज पे हम कह सकते हैं कि हेनरी मेन ने अपना एक अलग जो कंसेप्ट है वो दिया लॉ की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। उन्होंने बोला सोसाइटीज दो टाइप की होती हैं, एक तो स्टेटिक सोसाइटी होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टेटिक सोसाइटी वो होती है जो भाई अपना एक प्रोग्रेस को जो बोलते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो उससे बियॉन्ड नहीं हो पा रही, यानी वो जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज है वो उसको बाद उससे मतलब वो फेर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने बोला जो सेविंगी ने जो सोसाइटी की बात करी थी, सेविंगी का जो पॉपुलर कॉन्साइनस वोल्केनिस्ट ऑफ पीपल था, वो एक स्टेटिक सोसाइटी को लेके उन्होंने व्यू दिया था। ठीक है, याद करने का तरीका यह है, सेविंगी मतलब एस, ठीक है, और स्टेटिक सोसाइटी का यानी स्टेटिक, एस से एस आप बोलोगे, यानी एस से सेविंगी, एस से स्टेटिक। जो सेविंगी जो सोसाइटी की बात कर रहे थे वो एक स्टेटिक सोसाइटी की बात कर रहे थे, जिसके अंदर कोडिफिकेशन लॉ को बहुत कम अहमियत दी जाती थी, और ऐसी सोसाइटी अपनी प्रोग्रेस को कम कर देती है क्योंकि वो कोडिफिकेशन और लॉ पे कम बिलीव करती है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करें तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करें तो वो सोसाइटी होती है विच गो ऑन डेवलपिंग, वो समय के साथ साथ अपने आप में डेवलपमेंट करती है, नए मेथड्स के थ्रू डेवलपमेंट करती है। वो मेथड्स क्या है? लीगल फिक्शन, यानी कि जो भी जूरिस्ट है उनकी कोई भी अगर आपकी ऐसी बात है, थ्योरी है, उनको पढ़ा जाता है, उनको फोकस किया जाता है और फिर उनको मॉडर्न वर्ल्ड में लॉ बनाने में यूज किया जाता है। इक्विटी, समानता एंड लेजिस्लेशन, जो भी आपके कानून वगैरह बनाते हैं, इन कंसेप्ट से, नए मेथड से आप वो अपने आप को डेवलप करते हो, अपने आप को क्या करते हो, इवोल्यूशनरी कंसेप्ट में लेके जाते हो। ठीक है, तो ये आपका ये है कि मेन ने आपका जो मेन हेनरी मेन सर थे, इन्होंने आपका प्रोग्रेसिव सोसाइटी पे ज्यादा फोकस किया, और आपके जो सेवेंगी थे उन्होंने आपके स्टेटिक सोसाइटी पे फोकस किया। ये इनकी थ्योरीज का अगर हम बात करें, की डिफरेंस है, की डिफरेंस है इन सेवेंगी और मेन की थ्योरी का, कि सेवेंगी आपकी स्टेटिक सोसाइटी को सपोर्ट करते थे, हेनरी मेन आपकी प्रोग्रेसिव सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। उनके रिगार्डिंग क्या है कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है ना, जैसे स्टेटिक सोसाइटी में कस्टम स्टेडिशन की बात करें तो वहां पे क्या होता था, एक स्टेटस जिस आदमी का है सोसाइटी में, जैसे जैसे हम जैसे बोलते हैं कि हमारा जो देश है इंडिया पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। हमारे घर में हमारे जो जो बहुत ही सीनियर अगर कोई पुरुष है तो उसकी बात को ज्यादा सुना जाता है, उसकी बात को माना जाता है, लोग उससे डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का कंसेप्ट है। लेकिन ये आपके हेनरी मैन ने बोला जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो धीरे धीरे स्विच ऑन कर रही है, अपने पैटर्न को बदल रही है। वो अब कहाँ जा रही है? अब वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर रही है। ये कीवर्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कौन से जूरिस्ट ने दी थी? आंसर आपका होगा सर हेनरी मेन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कीवर्ड फोकस किया यहाँ पे। उनका मतलब यही था कि जो पैट्रियार्कल पैटर्न है सोसाइटी का, अब वो धीरे धीरे बदल रहा है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग, यानी अब आप अपनी बात भी रख पा रहे हो। अब जो धीरे धीरे पैट्रियार्कल चीजें हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, समय के साथ साथ बदलाव होता जा रहा है, लोग अपनी जो शक्तियां हैं उसको जान रहे हैं, अपनी शक्तियों को सही यूज कर रहे हैं। जो लेजेस फेयर की बात है, जो मैंने आपको पिछले स्कूल्स में बताया था, लेजर फेयर का मतलब ये होता है जहां पे स्टेट का कम इंटरफेरेंस होता है। कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी, कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं अपना, अब हर रोज आके स्टेट ये बोलेगा आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, ऐसे मत करो, तो कहीं ना कहीं जो उसका वो स्टेटस है स्टेट का, वो अपने स्टेटस का गलत फायदा उठा रहा है। वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो एक पुरुष प्रधान का जो एक रोल होता था वो कहीं ना कहीं स्टेट निभा रहा है, तो वो गलत बात है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हर एक सोसाइटी, हर एक नेशन लेजस फेयर की तरफ बढ़ रहा है। लेजस फेयर एक टर्मिनोलॉजी होती है, LAIZEZ होता है आपका। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो स्टेट होता है वो कम इंटरफेरेंस करता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, तो उसमें मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट होता है, जो आपका लेजिस्फेयर होता है। LAISEZ FAIRE, ये आपका लेजिस्फेयर होता है। ये मैंने पिछले स्कूल्स में बताया है, काफी स्कूल्स ये लेजिस्फेयर कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। आपके हेनरी मेन ने इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया था, लेकिन आपके सेविंगी ने इस कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं किया था। यही उनमें की डिफरेंस है। और मेरे को लगता है आपको हिस्टोरिकल स्कूल अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा एक स्कूल बचा है सोशियोलॉजिकल स्कूल, उसको भी हम कवर करेंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा 50% जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम लोगे,
CUT, PG, UGC, नेट, जिसमें भी जूरिस्प्रूडेंस आता है, आई होप सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके जो भी मैंने वीडियोस बनाए उनसे लगभग 80-90% से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।